हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 12 का ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री का हम करा दिए हैं, 2 से 3 वीडियो आएगा, एक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री वाला जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हिस्ट्री करा दिए और सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, और ये ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आज हम इसका सब्जेक्टिव करा रहे हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रवास को परिभाषित करें। प्रवास मतलब क्या है? जैसे कोई आदमी कहीं रह रहा है अपना घर में, उसको छोड़ के वो रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए कहीं चल जाए दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं प्रवास। तो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास। बस इतने लिखना है। प्रवास के लिए बहुत सा कारण उत्तरदायी है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब याद रखना है सिर्फ। कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। कर्तन और दहन कृषि क्या है? इसको झूम खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या करता है, जैसे एक बड़ा एरिया है, इसमें बहुत सारा पेड़ लगा है, इसको सबसे पहले काट दिया जाता है और फिर मतलब पूरा पेड़ साफ कर दिया, उसके बाद उसको जला देते हैं। उस हिस्से पे खेती की जाती है। फिर 2-3 साल खेती करने के बाद उस हिस्से को छोड़ के आदमी दूसरा जगह तलाशता है। इससे बहुत नुकसान भी है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। उसके बाद 2-3 साल बाद जो है ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। तो कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें, क्या होगा? आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इस कृषि में सबसे पहले जमीन के झाड़ी एवं पेड़ को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है। इसको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। इसमें पेड़ पौधे को काट के जला दिया जाता है और उस हिस्से पे खेती की जाती है, ये भी लिख सकते हैं आप। चलिए आगे। द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप पहले समझिए। वे सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किस में आता है ये पूछा जाता है। तो प्राथमिक में क्या आएगा? कृषि आएगा, खनन आएगा, बागवानी आएगा, आखेट आएगा, पशुपालन आएगा, ये सब आएगा प्राथमिक में। जो प्रकृति और उससे प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करके जो है क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्या है? प्रकृति द्वारा प्राप्त जो कच्चा माल है उससे नए नए चीज़ में बदलना, पदार्थों में परिवर्तन करना, यह है द्वितीयक क्रियाकलाप। जैसे उद्योग जितना है सब द्वितीयक में आएगा। जैसे गन्ना प्राप्त हुआ प्राथमिक क्रिया से, चुकंदर, उससे चीनी बना दिए, कपास से रुई बना दिए, ये सब हुआ द्वितीयक क्रियाकलाप। देखो लिखा है, ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर देता है, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे कपास से सूती वस्त्र का निर्माण। जैसे आपको याद है, हम यहाँ भाषा बता रहे हैं आपको, वो भी लिख सकते हैं। जो लिखा हुआ है उसको भी देख के लिख सकते हैं, या आपको खुद याद है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही लेना है। पर्यटन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के पलों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। अब पर्यटन बहुत प्रकार का होता है। जैसे व्यापारिक पर्यटन, कोई व्यापार करने गया वहाँ घूम लिया। चिकित्सा पर्यटन, कोई कहीं किसी को दिखाने गया डॉक्टर के पास तो वहाँ पे घूम लिया। शिक्षा में भी पर्यटन हो सकता है, पढ़ने लिखने गया वहाँ घूम लिया। तो ये सब है बहुत सारा, इतने आपको लिखना है। परिवहन से आप क्या समझते हैं? देखो, परिवहन जो है एक आर्थिक क्रियाकलाप है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। इसमें क्या होता है? वस्तुओं या यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना, ये सब परिवहन कहलाता है। देखो लिखा है, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन का बहुत सारा साधन है। जैसे स्थल परिवहन है, उसमें क्या क्या आएगा? रेलवे, सड़क, पाइपलाइन। फिर जल परिवहन है, फिर वायु परिवहन है। संचार क्या है आप बता सकते हैं हमको? संचार क्या है बताइए? तो जिस माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपर्क कर सकता है उसी को बोलते हैं संचार, या संचार का साधन। जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब है। ग्रामीण बस्ती क्या है? ग्रामीण बस्ती क्या है? वैसी बस्तियां जिसमें अधिकांश लोग जो है प्राथमिक क्रियाकलाप, कृषि, पशुपालन, इस सब से संबंधित है, उसको बोलते हैं ग्रामीण बस्ती।
ग्रामीण बस्तियां जिसकी अधिकांश आबादी कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, खनन आदि जैसी प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होती है। इतने लिख सकते हैं। कोई भी एक लौह खनिज का नाम, वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसको बोलते हैं लौह खनिज, जैसे लौह अयस्क, फेरस मतलब लौह अयस्क, कोबाल्ट भी होगा, निकेल भी होगा। कोबाल्ट और निकेल भी यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लौह अयस्क के बाद कोबाल्ट और निकेल। चलिए अब आगे, ठीक लग रहा है ना? ये अभी तक कुछ अगर आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपका कुछ हेल्प हो जाएगा 50 नंबर में। कुटीर उद्योग की किन्हीं 3 विशेषता। देखिए, उद्योग 3 प्रकार का होता है। एक होता है कुटीर उद्योग आकार के आधार पर, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है बृहत या भारी उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? जो बहुत छोटा स्तर पे, जिसमें कम पूंजी, अधिक मानव श्रम, इस सब का ज़रूरत होती है। हमने घर के कुछ लोग या परिवार मिलके उस उद्योग को चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो वैसे उद्योग जिसमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में, कुटीर उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग की विशेषता, कुटीर उद्योग की स्थापना में न्यूनतम पूंजी निवेश होता है, इतना लिख सकते हैं। वस्तुओं के निर्माण में प्रायः पूरा परिवार का सहयोग होता है। कुटीर उद्योग में प्रायः स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इतने लिख सकते हैं, 3 को छोटा छोटा करके। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में आएगा ही। यहाँ अगर आप लिख रहे हैं 6 लाइन तो वहाँ 12 लाइन अपने हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फेल लिखना है और थोड़ा साफ सुथरा लिखना है और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे। सड़क परिवहन के 3 लाभ। यातायात या परिवहन का जो साधन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिवहन ही है। क्यों सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर ट्रेन से कोई सामान स्टेशन तक आता है तो उसके गंतव्य स्थान तक सड़क ही पहुंचाता है। सड़क दूर दराज के इलाकों में बना सकते हैं, सुदूर क्षेत्र में बना सकते हैं। मैंने ग्रामीण, हम लोग घर से कहीं जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट जाएंगे या स्टेशन जाएंगे तो सड़क के द्वारा ही होके जाना पड़ता है। और छोटी छोटी वस्तु को हम लोग जो है सड़क के द्वारा ही उसका परिवहन करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। इसलिए सड़क जो है बहुत ही ज़रूरी है, प्रमुख साधन में से एक है। तो देखिए, सड़क परिवहन के 3 लाभ, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। दूसरा, इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या दुर्गम क्षेत्र में किया जा सकता है। सड़क परिवहन में देखभाल में लागत कम आती है। यह सुदूर क्षेत्र के लिए उत्तम होता है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा का जो पुराना स्रोत है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब। एक है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। नवीकरण और नवीकरण अलग है। नवीकरण मतलब जो पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और भविष्य में कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब है नवीकरण। और नवीकरण होता है जो खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लेकिन परंपरागत और गैर परंपरागत अलग है। परंपरागत माने पुराने जमाने से जिसका प्रयोग कर रहे हैं, और गैर परंपरागत मतलब ऊर्जा के नए स्रोत। तो पहला है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिख सकते हैं। यह नवीकरण ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इतने के लिखना है। पवन ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। यह स्वच्छ एवं सुरक्षित होता है। जहाँ तीव्र हवा चलती है वहाँ पे पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस, यह मानव एवं पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, खरपतवार, जंगल के कच्चे माल, लकड़ी उद्योगों के गौण उत्पादन इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं तीनों। थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा, 12 क्लास है। बायोडीजल भी है, ज्वारी तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सब मतलब 4-5 कुछ आप लिख सकते हैं अपने मन से। ये सब में भी 1-2 देख लीजिएगा। बायोडीजल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन का ही प्रकार है, लेकिन प्रदूषण को कम करता ही। अभी देखेंगे पेड़ भी बहुत सारा निकला है, डीजल का पेड़ जिसको बोला जाता है, बायोडीजल, वही है। भूतापी ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है उसका गर्म होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं भूतापी ऊर्जा, लेकिन इसका कम प्रयोग होता है। जैव ऊर्जा, वैसे पदार्थ जैसे कार्बनिक, कृषि अवशेष, नगर पालिका, उद्योग, इस सबसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है मैंने अवशिष्ट से, उसको बोलता है जैव ऊर्जा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधि बताइए। तो वर्षा का जल संग्रहण कहाँ करेंगे? जहाँ वर्षा होगा वहीं ना वर्षा का जल संग्रहण किया जाएगा।
तो वर्षा जल संग्रहण की 3 विधि क्या है? पहला है वर्षा के जल का उत्पादन कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल संरक्षण की 3 विधि निम्नलिखित है। टाका, यह वास्तव में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है जिसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये ठीक है। तालाब एवं झील, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचना जैसे तालाब एवं झीलों का उपयोग किया जाता है। इतना गिटी लिखना है इसमें। चलिए आगे। रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज टैंच द्वारा वर्षा जल का संग्रहण। रिचार्ज पिट का निर्माण जल और मिट्टी वाले क्षेत्र में उपयोग होती है। इस विधि में घर से 8-10 मीटर की दूरी पर धरातल के समीप 1-2 मीटर लंबा एवं 2-3 मीटर चौड़ा गड्ढा या रिचार्ज पिट बनाया जाता है और घर की छत से पाइप का संपर्क रिचार्ज पिट में करता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक घर है, इसका यहाँ से एक पाइप के द्वारा रिचार्ज पिट में पानी डाला जाता है, यही बाद में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करें। 1960 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति हुई उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका 3 प्रमुख उपलब्धि निम्न है। हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, याद रखना। इसमें उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हुआ था, हाइब्रिड सीड, HYV जिसको बोलते हैं। और दूसरा, सिंचाई की सुविधा। हरित क्रांति से सिंचाई की सुविधा हुई, बिजली आ गया जिससे नलकूप से आदमी जो है सिंचाई करने लगा। फिर क्या हुआ, आधुनिक कृषि पद्धति का विकास, नए नए मशीन आ गए, खरपतवारनाशी, पिड़कनाशी, इस सब से कृषि पैदावार में उत्पादन बढ़ा। गुच्छित बस्तियों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुच्छित बस्ती वे होती है जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्ती का विकास नदी घाटी के सारे या उपजाऊ मैदान में होता है। जैसे ये है, नदी पार हो रहा है, यहाँ पे पूरा बस्ती बन गया, ये गुच्छित बस्ती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जिलेबी जैसा। इसकी विशेषता क्या है, ये बस्तियां प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे या बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थान पर बसे होते हैं। इसमें सभी मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग सुख दुख में एक व्यक्ति की सहायता करते हैं एवं कृषि कार्य में एक दूसरे की मदद करते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किए जाने वाले व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान पशुपालन ही वाणिज्यिक पशुपालन कहलाता है। वाणिज्य पशुधन पालन की 3 विशेषता निम्नलिखित है। बड़े आकार का फार्म। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विस्तृत फार्म पर किया जाता है और उसके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब क्या हुआ, इसमें जो है पशुओं को सिर्फ लाभ के उद्देश्य से पाला जाता है। जैसे डेयरी फार्म हो गया, दूध के उद्देश्य से, ये बकरी हो गया, इस सबको मांस के उद्देश्य से पाला जाता है। मुर्गी पालन हो गया, अंडे के और मांस के उद्देश्य से। पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं का देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, मतलब पशुओं का इलाज करते हैं, बीमारी में सुधार, टीका। वाणिज्य पशुधन के क्षेत्र। वाणिज्य पशुधन के क्षेत्र जो है सबसे अधिक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरुग्वे, इस सब में पाया जाता है। चलिए आगे। विश्व में जनसंख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है? किसी भी देश का वास्तविक धन जन अर्थात लोग होते हैं। यह देश का महत्वपूर्ण संसाधन है तथा देश के अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक दर्ज की गई। इस विशाल जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है, एशिया में बहुत अधिक भाग पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग पाया जाता है। जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करेगा? जैसे उपजाऊ जमीन जहाँ अधिक रहेगा वहाँ जनसंख्या अधिक, उपजाऊ जमीन जहाँ कम रहेगा वहाँ जनसंख्या कम। जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जल की उपलब्धता। जहाँ जल होगा, मानव के उपयोग के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जल की उपलब्धता जहाँ अच्छी रहेगी वहाँ जनसंख्या अधिक होगा। अगला, भू आकृति। समतल मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाया जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। अगला, जलवायु। जहाँ की जलवायु उपयुक्त है, मतलब ज़्यादा गर्म और ठंडा नहीं है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है। मृदा या मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। ये रट लेना, जो बोले इसको लिख लेना, हो जाएगा आपका। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों का वर्णन करें। ग्रामीण क्षेत्र में जो पाया जाता है प्रतिरूप आवास का, उसको बताना है। तो वैसे अधिवास जहाँ के लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं उसको ग्रामीण अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास अथवा बस्तियों को उसकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिरूपों में बांटा गया। पहले रैखिक प्रतिरूप, इस तरह जो बस्ती पाई जाती है। ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइन के किनारे अथवा तटबंधों के आसपास होता है, साथ साथ नहीं, आसपास होता है। इस प्रकार का ग्राम भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में, गुजरात, इतना नहीं लिखना, यहीं तक लिखना है। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थान पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, चारों बगल सड़क है, चारों बगल बस्ती पाई जाएगी। मरुस्थलीय और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तारक प्रतिरूप। कभी कभी कई सड़क मार्ग विभिन्न दिशा में आकर एक बिंदु पर मिलती है। ऐसे स्थान पर बसे गांव सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे बसे होते हैं, जैसे ऐसे 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 तारा जैसा। वहाँ तारों के आकार की बस्ती विकसित होती है। वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियाँ किसी तालाब या झील के आसपास होती है, यहीं तक लिखना है इसको। टी आकार की प्रतिरूप। ऐसी बस्तियाँ वहाँ विकसित होती है जहाँ कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है, जैसे ऐसे हो गया। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, रेखी प्रतिरूप है, चौक पट्टी प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी आकार का प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के ये सब प्रतिरूप है। गांव, सड़क, नदी, ये सबको दर्शाया गया है भूगोल में। चलिए आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योग की अवस्थिति को कौन प्रभावित करता है। दूसरा था, जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कैसे। किसी उद्योग की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। कच्चे माल की निकटता। निर्माण उद्योग की सबसे पहली आवश्यकता कच्चे माल की उपलब्धता होती है। दूसरा, पूंजी की सुलभता। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, इतना। शक्ति की साधन की निकटता। शक्ति के साधन बना उद्योग को चलाने के लिए जो बिजली तिजली चाहिए, ये सब है, जैसे कोयला, खनिज तेल, ये सब, इतना कटी। परिवहन के साधनों की उपलब्धता। कच्चे माल को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ता और तीव्र परिवहन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला, बाजार की निकटता। जहां से बाजार निकट होगा, उद्योग की स्थापना भी वहीं होगी। और अनुकूल जलवायु भी चाहिए, जैसे चीनी हर जगह नहीं होता है, सूती कपड़े के लिए आज जलवायु चाहिए। ये सब जहाँ रहेगा वहाँ उद्योग अधिक रहेगा। हो गया, यही सब लिखना है आपको। चलिए अब आगे। भारत कृषि की समस्या का उल्लेख करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर ही निर्भर करती है। कृषि, पारिस्थितिकी और विभिन्न प्रदेशों की ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की है। तो क्या क्या समस्याएं हैं कृषि की, चलिए देखिए। पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, लेकिन कभी कभी मानसून नहीं आता, या लेट से आता है, या बहुत कम से आता है, तो इससे भारत की कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, फसलों की निम्न उत्पादकता। हरित क्रांति आया तो फसल का उत्पादन बढ़ा। पहले निम्न कोटि के बीज, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी की मतलब कमी के कारण जो है फसल में पैदावार में अधिक वृद्धि नहीं होती थी। दूसरा, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता। आधुनिक कृषि कार्य में लागत अधिक आती है, जिससे सीमांत और छोटे किसान को कृषि कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, ये सब मशीन जो है, कार्बाइन, इसको लेने में खर्चा ज़्यादा होता है। फिर है भूमि सुधार व्यवस्था का अभाव। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार को प्राथमिकता दी गई, इतने लिखना है। छोटे किसान तथा विखंडित जोत। बढ़ती जनसंख्या के कारण भू जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भू जोत छोटे और बिखरे हुए हैं, इतने लिखना है। हो गया। ये थोड़ा मानचित्र देख लीजिए, एक लास्ट है, इसमें हम लोग का भारत है ये पूरा। देखिए,
प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे पहले हम तो कोलकाता दर्शा ही सकते हैं, भारत की इधर है कोलकाता, अब भारत से सटा है चीन, तो 2 नंबर हो गया। अब कनाडा रूस देखिए कहाँ है, सऊदी अरेबिया थोड़ा इधर है पश्चिम में भारत का, कनाडा और रूस, कनाडा एकदम सबसे अलग है दूसरा महाद्वीप में, रसिया जो है चाइना से ऊपर है। ये सब मानचित्र को बार बार देख सकते हैं आप लोग, तभी होगा ये, ठीक है। थैंक यू, ये हो गया आपका पूरा सेट। इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए एक बार में इसको आप देखने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू, हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं।